वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लासेस में। ओके, आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेके चलेंगे। इसमें अपने आज के जो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है वो है प्रकाश। तो आज अब इस वीडियो में हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग जो है यहाँ पे डीपली से अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के साथ में हम लोग जो है प्रकाश को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश। थोड़ी सी इंक ले लेते हैं। चलो, अब प्रकाश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके, अब यह ऊर्जा सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट हमें आता है यह ऊर्जा सबसे अधिक किससे प्राप्त होती हैं? सूर्य से प्राप्त होती हैं। सूर्य से प्राप्त होती है। ओके, अब यह ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो हमें प्रति सेकेंड सूर्य से हमें प्रति सेकेंड कितनी? 4 इंटू 10⁻26 जूल कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ठीक है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा सबसे अधिक सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य से हमें प्रति सेकेंड 4 इंटू 10⁻26 जूल कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बराबर। अब हम लोग जो है एक डायग्राम के द्वारा जो है इसको पूरा का पूरा सही तरीके से समझते हैं। तो चलो देखते हैं। ये हमारा क्या है? सूर्य। ये सूर्य है। ओके, और सूर्य से पृथ्वी पर क्या आ रही है? तरंगे। ठीक है, ये सूर्य से अपने यहाँ पर ये क्या है? अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर जो है ये सूर्य की क्या आ रही है? तरंगे आ रही हैं। और पृथ्वी और ये सूर्य में जो अपने ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये प्रकाश जो उत्पन्न होता है किस विधि के द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सूर्य में यह ऊर्जा किससे प्राप्त बनती है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न
होता है। ओके, ये सूर्य है। इस सूर्य में अपने जो है नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन हुए, जिसके कारण ये प्रकाश उत्पन्न हुआ और यह प्रकाश जो है अपनी पृथ्वी पर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रकाश जो है पृथ्वी पर ऊष्मा के कौन सी विधि के द्वारा आया? तो ऊष्मा के विकिरण विधि के द्वारा ये पृथ्वी पर जो है हमें प्रकाश प्राप्त होता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो है ऊष्मा की विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। तो नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊष्मा की विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊष्मा की विकिरण विधि द्वारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊष्मा की विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, बराबर ये चीज है। ओके, ये तरंगे जो है विकिरण विधि के द्वारा सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा प्रकाश उत्पन्न हुआ और यही प्रकाश अपनी पृथ्वी पर जो है ऊष्मा की विकिरण विधि के द्वारा पहुंचा है। अब बात ये आती है कि अब ये प्रकाश जो है, इसको प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ये तरंग है। सही बात है ना? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक तरंग है। मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है? चलती है, सरल रेखा में चलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तरंग के रूप में पहुंचती है। और प्रकाश जो है कौन सी तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ से भी अपने क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है या गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ओके, अब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में, प्रकाश सरल रेखा में तरंग के रूप में पहुंचता है। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में पहुंचता है। तरंग के रूप में पहुंचता है। ओके, सही है। तरंग के रूप में एक स्थान से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में पहुंचता है। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहां से अपने नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, बराबर। वापस देखते हैं हम लोग। ये सूर्य में क्या होगी? विकिरण जो है वो उत्पन्न हुई है। ये विकिरण यहाँ पे आई और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ओके, अब बात ये आती है कि सूर्य से यह विकिरण जो है कितने टाइम में पहुँचती है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 499 सेकेंड या फिर 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लेती हैं। तो हम लोग ये कह देंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड, 499 सेकेंड, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ 8 मिनट और 19 सेकेंड लेता है। 8 मिनट और 19 सेकेंड, 19 सेकेंड लेता है। सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 90 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 90 सेकेंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है ना, 30 सेकेंड का समय लगता है, 30 सेकेंड का समय लगता है। ओके। अब बात ये आती है कि आप देखो, अब कई बार जो है स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर 8 मिनट और 16 सेकेंड होना चाहिए, 8 मिनट 17 सेकेंड होना चाहिए। अरे सेकेंड है, 16 17 18 आपने कभी नापा है क्या प्रकाश को आते वक्त? 16 सेकेंड है, 8 सेकेंड होता है। सेकेंडों की बात चल रही है, कोई मिनट की बात नहीं चल रही। अगर मैं ये कहता कि 9 मिनट, तो अपने मिनट जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। सेकेंड में कोई फर्क नहीं चलता, 1-2 सेकेंड में। ओके। अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अपने 8 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट, अगर मान लो क्वेश्चन में आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 7 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तब हम लोगों को जो है यहाँ से आंसर निकालना है 8 मिनट। ओके। सेकेंड में बहुत कम जो है वो कभी कभी रेयर चांसेस में जो है वो 19 सेकेंड, ये लास्ट में जो है सेकेंड लिखे हुए आते हैं, बाकी कभी सेकेंड जो है लिखे हुए नहीं आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। बराबर। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जब प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच गया, तो सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसके प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ओके। अब वो 7 रंग कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। यानी विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ये ध्यान में रखना है। वायलट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ से मैं ये इसका नाम जो है थोड़ा लिख देता हूँ, आपको शायद कन्फ्यूज़न होगा। ओके। यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। वायलट मतलब होता है बैंगनी, और इंडिगो का मतलब होता है आसमानी। क्या होता है? आसमानी। और यहाँ पे ब्लू, ये ब्लू का मतलब क्या है? अपने नीला। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। ठीक है। नीला कलर है ये। ओके। ब्लू। और ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब आपको पता ही है, रेड मतलब आपको पता ही है। तो आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से यहाँ की ओर। ये इस तरफ और ये इस तरफ।
ओके। आसमानी, ठीक है ना, आसमानी रंग होता है, बैंगनी और आसमानी। अब देखो इससे संबंधित अपने एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने जो है वो ऊर्जा, आवर्ती, प्रकीर्णन, ऊर्जा, आवर्ती, प्रकीर्णन एंड अपवर्तनांक और अपवर्तनांक। आप देखो और यहाँ पे अपने आ जाता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा। ओके, अब देखो, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं R से V की तरफ जाऊंगा तो ऊर्जा, आवर्ती, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक इन सब का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और V से R की तरफ इस तरफ जाऊंगा तो इसमें तरंग दैर्ध्य का मान जो है बढ़ेगा। अब अपने क्वेश्चन हमें आता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम जो है किस रंग का होता है, तो सबसे कम रेड रंग का होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का, और सबसे कम किसका होता है, रेड का। आवर्ती सबसे अधिक बैंगनी की, सबसे कम रेड। ऊर्जा सबसे अधिक बैंगनी, सबसे कम जो होती है वो रेड की होती है। और तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक जो है वो किसका होता है, रेड का, और सबसे कम जो होता है बैंगनी का होता है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये अपने छोटा सा जो है मतलब इसके प्रकाश की जो अपने इसकी जो क्या क्या कैरेक्टर है वो हमने देखे। अब हम लोग अगला टॉपिक लेके चलते हैं प्रकाश में प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल जो है वो क्या होती हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रकाश की चाल। नेक्स्ट हमारे पास में आती हैं, तो एक और क्वेश्चन जो है इसी के अंतर्गत आता है कि ये जो अपने सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया, यह जो है सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने बताया। तो यहाँ पे एक लाइन ये लिख देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यह सबसे पहले होते हैं, यह सबसे पहले रोमर ने बताया। सबसे पहले किसने बताया, रोमर ने बताया। ओके, ये ध्यान में रखना है। मतलब सूर्य के प्रकाश में न्यूटन ने बताया, सर आइजक न्यूटन ने बताया। मतलब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने बताया। सर आइजक न्यूटन ने बताया। ओके, ये ध्यान में रखना। मतलब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और यह सबसे पहले किसने बताया, तो हमारे इस न्यूटन भाई साहब ने बताया। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं अपने प्रकाश में। नेक्स्ट जो आता है प्रकाश की चाल। तो अब हम लोग जो है प्रकाश की चाल के बारे में देखते हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम जो है वो रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश की सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, सर्वप्रथम ज्ञात। तो सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था वो कौन था, रोमर। ओके, रोमर। अब देखो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती हैं, तो निर्वात में होती हैं। ओके, उसके बाद जो है किस में होती है, गैस में। उसके बाद किस में होती हैं, तो ध्रुव में। और
उसके बाद जो होती हैं द्रव, उसके बाद जो होती है वो होती है ठोस। यानी कि सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है और सबसे कम किस में होती है, तो ठोस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो चलो देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती हैं। अगर मैं निर्वात की बात करता हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और मैं अगर देखूं, अगर मैं जल की बात करूं, वाटर कि वाटर में जो है वो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। अगर मैं तेल की बात करता हूं कि तेल में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.004 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। और अगर कांच की बात करता हूँ कि कांच में जो है वो कितनी होती है, तो वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। और इसके आगे अगर मैं देखता हूँ कि ठोस बोले तो चट्टान, अगर मैं चट्टान में देखता हूँ कि चट्टान में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। तो आपने देखा कि सबसे अधिक किसमें है, निर्वात में, और सबसे कम किसमें है, चट्टान में। मतलब ठोस में सबसे कम हो गई 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। चलो हम लोग जो है आगे चलते हैं। एक हमारा प्रकाश में आता है आवर्ती और एक आती है प्रकीर्णन। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आवर्ती फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, चलो देखते हैं। आवर्ती, ओके। तो आवर्ती क्या होगी, तो चलो देखो कि आवर्ती प्रकाश तरंग के द्वारा प्रति सेकेंड लगाए गए चक्रों की संख्या। मतलब एक प्रकाश है ये, इस प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में ये जितने चक्कर लगाती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे प्रकाश तरंग द्वारा प्रति सेकेंड लगाए गए, प्रति सेकेंड लगाए गए चक्रों की संख्या को, प्रति सेकेंड लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्ती कहते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी। ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती कहते हैं। ओके बराबर। अब इसके मात्रक की बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। या फिर इसका क्या हो जाता है, या फिर साइकिल प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। ये भी इसका क्या है, एक मात्रक है, हम लोगों को ध्यान में। साइकिल मतलब क्या होता है, पेंडल मतलब चक्कर, प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में ये कितनी साइकिल मतलब पेंडल यानी चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बराबर। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है तरंग दैर्ध्य। ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। ओके। अब तरंग दैर्ध्य में हम लोग यह कहेंगे कि यह देखो आवर्ती में क्या होता है, प्रति सेकंड जो है वो क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो इसे। लेकिन अपना तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य जो होगा वो
एक चक्कर को, इस एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करता है ये, ओके। एक चक्कर में तय की गई दूरी को इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। मतलब ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक, इसका एक चक्कर जो है पूरा हो जाता है, तो यहाँ तक जो है इसने कितनी दूरी तय की है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। यानी प्रकाश द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक सेकेंड में, प्रकाश द्वारा एक चक्कर को, एक चक्र को पूरा करने में तय की गई, या एक चक्कर में तय की गई दूरी को, एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ओके। ये चीज है। अब अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं कि इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो मात्रक, इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, या फिर ए कैप इसको हम लोग बोलते हैं, A0। और दूसरा मात्रक क्या होता है, या इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। आपको पता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आई बात समझ में ना, तो ये डिस्टेंस, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी एंगस्ट्रॉन, या फिर इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, तो देखो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है, ओके। और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7 मिलीमीटर होता है। ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मिलीमीटर होता है, ओके। तो यहाँ से अपनी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य जो है कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाएं। तो अगला हमारा कौन सा होता है, प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाएं। प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाएं, संबंधित घटनाएं। प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाएं। अब कौन कौन सी घटना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे घटना नंबर फर्स्ट, पहली घटना जो आती है वो आती है अपने प्रकीर्णन, ओके। अब हम लोग जो है प्रकीर्णन के बारे में देखते हैं कि प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है। प्रकीर्णन का मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना, ये चीज़। अब हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या होता है, तो देखो ये जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ पे आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। ये सूर्य का प्रकाश जो है ये कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। ये पृथ्वी तक, ओके। तो आप देखो जब सूर्य का प्रकाश जो है ये यहाँ पर इसकी सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल वाली ये क्या हो जाती है, परतें हो जाती है। जब सूर्य का प्रकाश अपने यहाँ से बहिर्मंडल से होते हुए अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य का प्रकाश जो है धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैलता है। तो इसी धूल मिट्टी के कणों से टकराकर प्रकाश के फैलने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रकीर्णन कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे प्रकाश का वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैलने की घटना प्रकीर्णन कहलाती है। तो ओके, तो सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में डायरेक्टली लिख देते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराकर सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैलने की घटना को सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैलने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? फैलने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, अब आपको मैंने अभी बताया है सबसे अधिक प्रकीर्णन और सबसे कम प्रकीर्णन। अभी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर विबग्योर में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? तो बैंगनी रंग का, और सबसे कम होगा तो वो किसका होगा? रेड कलर का होगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान में रखनी है अपन को ये बात। तो हम loग यहाँ देख लेते हैं, फिर भी यहाँ लिख देते हैं सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन और सबसे कम प्रकीर्णन ये किसका होता है? तो ये किसका होता है? अब देखो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है वो बैंगनी रंग का होगा। ओके, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। बराबर, ये चीजें हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रकीर्णन से संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल में से आते हैं, यानी प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं वायुमंडल में। ओके, तो हम लोग इसके उदाहरण एग्जाम्पल लिखते हैं, या प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। अब देखो, अब कौन कौन सी? ये सूर्य के अस्त तथा उदय के समय सूर्य के उदय तथा अस्त के समय हमें लाल दिखाई देना। क्या दिखाई देना? लाल। तो अस्त व उदय के समय, सूर्य का अस्त, उदय व अस्त के समय, लाल दिखाई देना, ओके, सूर्य का उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना। अब ये किसका होता है? सूर्य का उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन की घटना होती है। नेक्स्ट, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। आसमान यानी प्रकीर्णन की घटना के कारण, प्रकीर्णन
यही हम लोग पढ़ते हैं समुद्र, समुद्र या समुद्र के पानी, समुद्र का पानी, समुद्र के पानी का, समुद्र के पानी का नीला व आसमान, समुद्र के पानी का व आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का व आसमान का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। दिखाई देना। आपको पता ही है पानी जो होता है वो रंग विहीन होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता है। ओके, आप ले एक अपने गिलास की छोटी सी गिलास में लेकर पानी को देखना, क्या वो बैंगनी कलर में होता है? नहीं। लेकिन वो बैंगनी कलर में क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की घटना के कारण। तो ये चीज होती है। ओके, यहाँ से अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आसमान को देखने पर कैसा कलर दिखाई देता है? तो आसमान का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। वहाँ पर जो है वो प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो आपको पता ही है कि अपने अंतरिक्ष में जो है वो क्या होती है, धूल मिट्टी के कण नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ तक मैंने प्रकाश जो है सीधी लाइन खींची है, फिर उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी, मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी के कण उपस्थित हैं जिसकी वजह से प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है, धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई धूल मिट्टी के कण नहीं है, इसलिए ये प्रकाश यहाँ पर जो है ये फैलेगा नहीं, या फिर यहाँ पे प्रकीर्णन की घटना होगी नहीं, जिसके कारण रंग नहीं फैलेंगे। तो प्रकाश जिस रंग, अपने आसमान जिस रंग में है उस रंग में दिखाई देता है। ओके, तो ये चीज है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो हम लोग लिख देंगे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग, अंतरिक्ष से आकाश का रंग, आकाश का रंग, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब देखो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन की घटना उपस्थित नहीं होती है, लेकिन सूर्य उपस्थित होता है। ओके, तो देखो प्रकीर्णन की घटना के लिए आकाश का रंग काला दिखाई दे, इसके लिए दो कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई? एक तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अपने प्रकीर्णन की घटना होनी चाहिए। ओके, देखो आकाश का रंग काला दिखाई दे, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए और प्रकीर्णन की घटना जो है वहाँ पर नहीं हो। तो अब हम लोगों को जो है वो कैसा दिखाई देगा? आकाश का रंग काला। जैसे रात्रि के समय जो है अपने सूर्य का प्रकाश जो है उपस्थित नहीं होता है, लेकिन धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें अंतरिक्ष का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लैक नजर आता है। ओके, तो अंतरिक्ष का जो है रंग नीला दिखाई दो, तो इसके लिए क्या है? एक तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, एक धूल मिट्टी के कण उपस्थित होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो गया तो हमें सूर्य का प्रकाश जो है नीला, आसमान का कलर जो है वो नीला नहीं दिखाई देगा। ओके, बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, सूर्य का उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी व आसमान का नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये इसके नोट में लिख देते हैं, भले यहाँ पे अपना नोट डाल के भले लिख दो। ओके, यहाँ पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला।
काला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकीर्णन की घटना आसमान में अंतरिक्ष में जो है प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। ओके, ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने पास में आता है परावर्तन, कि परावर्तन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। प्रकीर्णन देख ली, घटना नंबर सेकेंड वो कौन सी आती है, परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है इसे हम लोग जो है समझते हैं। देखो, किसी भी प्रकाश तरंग के द्वारा, किसी भी प्रकाश तरंग के द्वारा, ये हो गई अपनी, ये यहाँ से अपन ये कर देते हैं, किसी भी प्रकाश तरंग या प्रकाश तरंग के द्वारा किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः प्रकाश तरंग का उसी माध्यम में लौट जाना, ये क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ओके, और यहाँ पर ये अपनी कौन सी है, अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी अपारदर्शी सतह, जिसमें तरंग जो है इसको पार नहीं कर सकती। ओके, और एक अपने पास में है यह माध्यम और एक अपने पास में है यह माध्यम, बराबर। अब देखो, जब प्रकाश क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, देखो प्रकाश तरंग यहाँ आती है, फिर ये वापस इसी माध्यम में चली जाती है, बल्कि इस माध्यम में नहीं जाती है। ओके, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। किसी प्रकाश के द्वारा अपने अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, तो वो क्या कहलाता है, परावर्तन। अब ये तरंग जो आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित तरंग, आपतित तरंग, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित तरंग, परावर्तित तरंग। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण मतलब कोण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपतन कोण, ये कोण आई, और यहाँ पर ये कोण जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आर। ओके, आपतित तरंग, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये परावर्तित, और ये अपने बीच वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ओके, अभिलंब। तो ये भी ध्यान में रखना है, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग व अभिलंब, ये तीनों ही एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। ओके, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। अपने कोण I इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब ये कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। इसमें ये कोण और ये कोण दोनों जो है बराबर होंगे। अगर ये कोण 35 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 35 डिग्री का ही होगा। तो अपने एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, यदि प्रकाश में आपतन कोण का मान अगर 35 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वो भी कितने का होगा, 35 डिग्री का ही होगा। ओके, तो इतनी चीज़ जो है अपने परावर्तन में याद रखनी है, और परावर्तन में क्या याद रखना है वो चीज़ हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं परावर्तन की अगर डेफिनेशन लिखूँ तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्रकाश तरंग का अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। परावर्तन किसे बोलेंगे, प्रकाश तरंग का अपारदर्शी सतह से टकराकर, अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः चला जाना, उसी माध्यम में पुनः
चला जाना, यानी प्रकाश तरंग का अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः चला जाना, उसी माध्यम में प्रकाश का पुनः चला जाना या पुनः चला जाना क्या कहलाता है? ये परावर्तन। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन। इसमें आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपतित तरंग, अभिलंब और परावर्तित तरंग ये तीनों ही जो होती है एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। आगे हम लोग जो है प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाएं, परावर्तन से संबंधित घटनाएं आगे हम लोग क्या देखते हैं? परावर्तन से संबंधित घटनाएं, परावर्तन से संबंधित घटनाएं, ओके। अब अपने इनोमेंट में परावर्तन से संबंधित क्या होती है वो हम लोग इधर देखते हैं। देखो, किसी भी वस्तु का दिखाई देना, ये किस पे? परावर्तन है, यानी परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु जो है दिखाई देती है। तो नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? परावर्तन। इसमें से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है, ओके। ये ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु जो है दिखाई देती है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है, पत्तियों का हरा रंग परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ये क्या कह रही है? ये फिजिक्स कह रही है, ओके। बायोलॉजी क्या कहती है? पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? कि वो हरे रंग का उत्सर्जन करती है, जिसके कारण वो हरे रंग में हमें दिखाई देती है। पत्तियों का हरा रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वस्तु जिस रंग को उत्सर्जित करती है हमें उसी रंग में वस्तु जो है वो दिखाई देती है, बराबर ना? तो हम लोग देखते हैं कि वस्तु जिस रंग को उत्सर्जित करती है उसी रंग में वस्तु दिखाई देती है। वस्तु जिस रंग को उत्सर्जित करती हैं उसी रंग में वस्तु दिखाई देती है, उसी रंग में वस्तु दिखाई देती है, ओके। ठीक है ना? तो यहाँ से अपना ये परावर्तन तो अभी पूरा होता है, ओके। तो वस्तु जिस रंग को उत्सर्जित करती है या परावर्तित करती है उसी रंग में वस्तु जो है वो दिखाई देती है। पत्तियां हरे रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है, इसलिए हमें हरे रंग का दिखाई देती है। एक चैप्टर इसमें हम लोग जो है इस ऐसे ही देख सकते हैं कि देखो क्या होता है कि माना ये है, यहाँ पर मान लियो ये सारे रंग है VIB Z Y O और R, ये है, ठीक है। ये कोई वस्तु है,
अगर ये वस्तु क्या करेगी, इस ब्लू कलर को क्या करेगी, उत्सर्जित, और बाकी सब भी रंगों को क्या कर देगी, अवशोषित कर लेगी, तो हमें यह वस्तु जो है ब्लू रंग में दिखाई देगी। आई बात समझ में ना? ओके, क्या होगा, अगर ये वस्तु जो है ब्लू रंग को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, और बाकी रंगों को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, तो यह वस्तु जो हमें ब्लू रंग में दिखाई देगी। इसी तरीके के अगर यह वस्तु जो है वो ब्लू रंग को अवशोषित करती है और यह वस्तु जो है वो ग्रीन कलर को क्या करती है, उत्सर्जित, तो यह वस्तु जो है हम लोगों को कैसी दिखाई देगी, हरे रंग में दिखाई देगी। ओके, तो ये चीज़, अगर कोई वस्तु जो है अगर सभी रंगों को वो क्या कर देते हैं, अवशोषित कर देती है, किसी भी रंग को जो है वो उत्सर्जित नहीं करती है, तो वो वस्तु का रंग कैसा होगा, तो उस वस्तु का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। आई बात समझ में ना, काला। ओके, और अगर कोई वस्तु जो है वो क्या करेगी, सभी रंगों को जो है वो क्या करेगी, उत्सर्जित कर देगी, सभी रंगों का क्या करेगी, उत्सर्जन कर देगी, तो वो वस्तु हम लोगों को कैसी दिखाई देगी, तो वो वस्तु जो है हम लोगों को सफ़ेद दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद, सफ़ेद। आई बात समझ में ना? अगर कोई वस्तु सभी रंगों का उत्सर्जन कर देती है तो हम लोगों को सफ़ेद दिखाई देती है, अगर कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है तो वो वस्तु हम लोगों को काला दिखाई देती है। इसीलिए हम लोगों को जो है सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े क्या करते हैं, सभी रंगों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी तरंगे हमारी बॉडी को लगती है, जिससे बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। गर्मियों में जो है सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो है वो क्या करती है, ये सफ़ेद कपड़ा जो क्या करेगा, सभी रंगों का क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा, परावर्तित कर देगा, तो कोई भी तरंग जो है अपनी बॉडी को नहीं लगेगी, जिसकी वजह से अपनी बॉडी जो है वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो मैं यह कह सकता हूँ कि सर्दियों में हमें गर्म कपड़े, काले कपड़े, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा कि सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े। ओके, और गर्मियों में हम लोगों को जो है वो किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में हमें जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद रंग के कपड़े। ओके, क्यों? क्योंकि काले रंग के कपड़े क्या करते हैं, सभी रंगों का अवशोषण करते, सभी तरंगों का अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, अपनी बॉडी जो है वो क्या रहती है, गर्म। और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो सभी रंगों को वो क्या कर देगी, उत्सर्जित, जिससे अपन को एक भी जो है कलर इसमें बचेगा, एक भी तरंग हमारे सफ़ेद में आएगी नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है क्या रहेगी, तो हमारा शरीर जो है ठंडा रहेगा। ओके, तो सर्दियों में काले कपड़े और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े। ओके, तो यहाँ से अपना जो है परावर्तन जो है वो फिनिश होता है। आगे हम लोग चलते हैं अपवर्तन की तरफ। अपवर्तन प्रकाश तरंग की नेक्स्ट घटना जो है वो क्या हो जाएगी, पर पहली कौन सी थी, प्रकीर्णन, दूसरी परावर्तन, और तीसरी अपने पास में आ जाती है अपवर्तन। तो देखो अपवर्तन में क्या होता है, किसी भी प्रकाश तरंग के द्वारा, जैसे ये हमारा हो गया एक जल का ये क्या है, कुंड है। ओके, ये हमारा कौन सा माध्यम है, तो ये हमारा माध्यम है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन। और ये हमारा कौन सा हो जाता है, विरल माध्यम, जिसमें क्या होती है, हवा। ये जरूरी नहीं हो कि सघन माध्यम में पानी ही होता है, विरल माध्यम में हवा होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये उस कंडीशन पे डिपेंड करती है, कंडीशन क्या होती है। जैसे देखो ये हमारा इनोमेंट है, अगर इनोमेंट में क्या होती है, ये तरंग आ रही है यहाँ से, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। सही बात है ना, यहाँ से। ओके,
अगर कोई यहाँ पे रेत पड़ी हुई है और यहाँ से हम लोग इस प्रकाश को गुजारेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा विरल और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सघन। तो ये चीज़ ये इस कंडीशन पे डिपेंड करती है कि क्या है, ओके, वस्तु किस प्रकार है। तो देखो परावर्तन में क्या होती है, यदि कोई प्रकाश की तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की तरंग का अभिलंब की ओर झुक जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ओके। अब देखो इस प्रकाश तरंग को जो है इस सीधी जाने चाहिए थी, लेकिन ये बीच में जो है अभिलंब की ओर जो है ये क्या हो गई, झुक गई, अभिलंब। ये हमारा बीच में क्या है, अभिलंब, ओके। ये किरण कौन सी है, तो आपतित किरण, आपतित किरण। और ये किरण कौन सी है, हमारी अपवर्तित किरण है। ये किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, ओके। तो देखो जब प्रकाश तरंग के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश तरंग का माध्यम की सतह पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रकाश तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का माध्यम की सतह पर, प्रकाश का माध्यम की सतह पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में ना। तो क्या बोलेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश तरंग का अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का माध्यम की सतह पर मुड़ने की घटना को हम लोग जो है अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन, ओके। अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन से होते हैं, उदाहरण कह दो या अपवर्तन से संबंधित घटनाएं कह दो, कुछ भी कह दो, ओके। उदाहरण में क्या हो जाएगा, देखो जल से भरे हुए बीकर के पेंदे, जल से भरे हुए बीकर, ठीक है, या कुंड, जल से भरे हुए बीकर में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। जल से भरे हुए बीकर में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना और सिक्के व मछली का पेंदे में रखे सिक्के व मछली भी अगर पेंदे में पड़ी है तो मछली का
ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना। ओके, यहाँ पर पेंसिल व परख नली कर दो, पेंसिल व परख नली, नली का टेढ़ा दिखाई देना, पेंदे में रखे सिक्के व मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, और रखे सिक्के मछली व पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, व पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सब किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। जल से भरे हुए बीकर में रखी पेंसिल व परख नली का टेढ़ा दिखाई देना, पेंदे में रखे सिक्के व मछली व पेंदे में रखे सिक्के मछली व पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सब किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सी होती है। देखो, आग के दूसरी तरफ रखी वस्तु का झिलमिलाता हुआ दिखाई देना, रखी वस्तु का झिलमिलाता हुआ दिखाई देना, हुआ दिखाई देना। ओके, नेक्स्ट जो होता है तारों का टिमटिमाना, ओके, आगे हम लोग देखते हैं तारों का टिमटिमाना भी जो है वो किसका? अपवर्तन के कारण होता है। आपको पता है तारों का जो प्रकाश आता है तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो प्रकाश जो होता है अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। इस कारण जो है तारों का टिमटिमाता हुआ हमें दिखाई देता है। तारों का रंग जो है वो तापमान को क्या करता है? डिसाइड करता है। तापमान पर तारों का रंग जो है वो तापमान को प्रदर्शित करता है। ओके, सबसे अधिक तारा वह चमकेगा जिस तारे का रंग क्या होगा? नीला, क्योंकि नीले रंग की ज्वाला का जो तापमान होता है वो उच्च होता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट में आगे लिख देंगे कि तारों का चमकना तापमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो नोट में हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। नोट में क्या हो गया? तारों का चमकना, तारों का चमकना किसको प्रदर्शित करता है? तापमान को प्रदर्शित करता है। ओके, तापमान को। तारे जो चमकते हैं वो किसके कारण? तापमान के कारण चमकते हैं। फिर सबसे अधिक नीले रंग का तारा चमकता है। सबसे अधिक नीले रंग का तारा चमकता है, क्योंकि नीले रंग की ज्वाला उच्च होती है। नीले रंग का तापमान उच्च होता है, या फिर नीले रंग की ज्वाला का तापमान उच्च होता है, क्योंकि ज्वाला नीले रंग की
ज्वाला ज्वाला का तापमान उच्च होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे और जो है वो अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर वातावरण में वायुमंडल न हो तो वातावरण में वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि अगर वातावरण में वायुमंडल न हो तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, जिसके कारण दिन की अवधि कम हो जाएगी। न हो तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण दिन की अवधि कम हो जाएगी। दिन की अवधि कम हो जाएगी। अब वो कैसे, वो देखते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, यहाँ से अपना क्या आता है, सूर्य, ये धीरे धीरे ऊपर आता है। आपको पता ही है सूर्य वाला जो माध्यम होता है वो कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। ठीक है ना, बात सही है। ये कौन सा माध्यम होगा, विरल। और ये अपना वाला जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा, सघन। जब ये सूर्य धीरे धीरे आएगा तो प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, तो क्या होगी, अपवर्तन की घटना होगी। अगर यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी विरल और यहाँ पे भी विरल, तो क्या होगा, तो सूर्य की अपवर्तन की घटना नहीं आएगी। तो अपवर्तन की जब घटना होती है तो सूर्य है ना कुछ समय पहले ही हम लोगों को जो है दिखाई देता है, और जब डूब जाता है तो भी हम लोगों को जो है दिखाई देता है, जिससे क्या होती है, दिन की अवधि में वृद्धि होती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी विरल माध्यम, यहाँ पे भी विरल माध्यम। जब दोनों विरल माध्यम होंगे तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं प्रदर्शित होगी, तो सूर्य समय से पहले हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, जिससे क्या होगा, दिन की अवधि में क्या होगी, कमी हो जाएगी। अगर वातावरण में वायुमंडल न हो तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, जिसके कारण दिन की अवधि कम हो जाएगी। दिन की अवधि क्या हो जाएगी, कम। मतलब अगर 12 घंटे का दिन होता है तो फिर कितने घंटे का हो जाएगा, 11 घंटे का दिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपने अपवर्तन की जो है वो घटनाएं और अपवर्तन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन जाते हैं पूर्ण आंतरिक